हेलो बच्चों, तो हम फिज़िक्स 11 क्लास का फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। कुछ वीडियो हम लोग कर चुके हैं। कल की पिछले क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल किए थे। ठीक, जितना हम लोग त्रिभुज नियम पढ़े थे, समांतर त्रिभुज नियम का कुछ निकाले थे, फार्मूला R इज इक्वल टू जो हम परिणामी निकाले थे दो सदिशों के बीच का a² + b² + 2ab cos थीटा, इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके थे। ठीक है, और आप अपने मन से खुद अपने बुक को देख के बहुत सारा क्वेश्चन करिएगा। ठीक, कि हर एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारा न्यूमेरिकल बनती है। ठीक, तो आज हम जो है समतल में गति का नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ने वाले हैं, आई थिंक दैट 5वां पार्ट होगा, उसमें हम बात करेंगे किसका, प्रक्षेप्य गति की बात करेंगे। ठीक है, कौन सी गति की, प्रक्षेप्य गति की। प्रक्षेप्य गति जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति होता क्या चीज़ है, तो ध्यान देना। क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में ना फेंक के थोड़ा सा एंगल में फेंक दिया, चाहे इधर हो चाहे इधर, सीधा सीधा उसको आपको ऊपर नहीं फेंकना है, थोड़ा सा इधर टिल्ट कर दो या इधर किधर ही फेंक सकते हो। तो ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा दूर यदि हम किसी पृथ्वी के एक स्थान से किसी दूर फेंकते हैं तो क्या होता है, एक वक्राकार पथ का अनुसरण करते हुए क्या होता है, कुछ दूसरे स्थान पे पृथ्वी के यहाँ से फेंके तो यहाँ पे कहीं चला गया। तो जो ये वक्राकार पथ का जिस गति से ये क्या करता है, एक जगह दूसरी जगह जाता है, उसको हम लोग जिस गति से जाता है उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। समझ गए। तो इसको यदि बुक में परिभाषा के हिसाब से देखेंगे तो परिभाषा क्या लिखा रहता है कि जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाए तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्राकार पथ पर गति करती हुई पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर गिरती है, तब वस्तु की गति को हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, और प्रक्षेप्य गति में ध्यान देना, प्रक्षेप्य गति में हमेशा वस्तु का जो पथ होता है, प्रक्षेप्य गति में वस्तु का जो पथ होता है कैसा होता है, परवलयाकार होता है। जो पथ का आकार कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछता है इसको, परवलयाकार होता है। ठीक है, पैराबोलिक होती है, कुछ इस प्रकार से संरचना बनाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। देखो यदि समीकरण की बात करें हम लोग तो ये ऐसा डिजाइन कब आता है, जब देखो कोई भी, जैसे मान लो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे मैथ्स में, y = x² है, इस x² का जब ग्राफ आप प्लॉट करोगे, ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तब इसका उल्टा दिखा ना, तो ये जो संरचना होती है ना, ये संरचना, ये ऐसा संरचना कुछ ऐसा दिख रहा है, ये क्या है, परवलयाकार होती है। तो परवलयाकार यदि हमको पहचानना है, किसी समीकरण को देख के यदि पहचानना है कि वो परवलयाकार है कि नहीं है, तो उस समीकरण को देख लेना कि वर्ग समीकरण है कि नहीं है, किसी भी चर राशि की घात 2 है कि नहीं है, मतलब कुल मिला के कुछ x² इस फॉर्म में, जरूरी नहीं कि x हो, y भी हो सकता है, k भी हो सकता है, j भी हो सकता है, बाकी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, घात 2 के फॉर्म में होना चाहिए, तो समझ जाएंगे कि वो समीकरण जो दिख रहा है क्या चीज़ है, परवलयाकार है। ठीक है, परवलयाकार समीकरण है। तो चलो कुछ इसमें हम लोग कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो इसमें हम लोग दो प्रकार, प्रक्षेप क्या होगा, दो प्रकार से होगा। एक तो क्या हो सकता है भाई कि किसी मीनार के ऊपर से चढ़ के किसी फेंक रहे हैं वस्तु को, या हो सकता है नीचे से कहीं फेंक रहे हैं, तो दो प्रकार से प्रक्षेप्य गति बन सकता है। किसी मीनार या कोई छत है, छत पे चढ़ के कोई आदमी पत्थर फेंक रहा है, तब भी उसका पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। तब भी समीकरण निकालना है, एक समीकरण। दूसरा समीकरण क्या निकालना है कि मान लो पृथ्वी तल से कोई फेंक रहा है ऐसे, तो भी वो परवलयाकार होता है, उसके लिए भी समीकरण हमको ज्ञात करनी है। तो हम हेडिंग डालते हैं, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग में क्या रहेगा कि जब किसी ऊंचाई से, देखो हेडिंग क्या होगा कि जब किसी, ठीक है, जब किसी ऊंचाई से, क्या है भाई, ऊंचाई से प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में, प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में क्या करें, फेंका जाए। ठीक है, फेंका जाए, तब क्या होगा, ध्यान समझना। हम जो गुरुत्वीय त्वरण जी की बात करते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण इस डायरेक्शन में क्या होता है, जी लगाएंगे तो प्लस में लेते हैं, इधर गुरुत्वीय त्वरण जो होगा तो, और ऊपर की डायरेक्शन में जो कोई वस्तु को फेंकते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, -g लगाते हैं। यानी नीचे की तरफ a = g होता है और ऊपर की तरफ a = -g होता है। लेकिन इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्षैतिज दिशा में a का मान 0 होती है, इस दिशा में a नहीं लगा, तो g का मान क्या होता है उस टाइम पे 0 होता है, a x का मान क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में जब a लेंगे तब हमको g लेना है। ठीक है, इस बात का याद रखना। तो चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ इसके लिए पहले, कि जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में फेंका जाए तब क्या होगी। तो एक डायग्राम लेते हैं हम,
यहाँ से कोई व्यक्ति जैसे मान लो ये एक्स है, यहाँ से कोई फेंका पत्थर को, फेंका तो पत्थर कुछ इस प्रकार से आया, ये पृथ्वी तल है, इसको मैं डेश डेश करके दिखा देता हूँ, ये पृथ्वी तल है, ठीक है, यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में फेंकी हो, ये पॉइंट आपका ओ है, इसको मान लेता हूँ, जैसे नाम दे दो ओ है, ये ए है दे दो, इधर को बी दे दो, सी दे दो, देना दे सकते हो। यहाँ से पत्थर फेंका, पत्थर इधर आके गिरा, यह मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इसका डिस्टेंस क्या चीज़ है, वाई डिस्टेंस पे है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इसका एक्स डिस्टेंस पे है, इतना ले लेते हैं, ठीक है। इधर जो वेग बन रहा है आपका क्या चीज़ है, प्रारंभिक वेग यू है आपका, प्रारंभिक वेग यू, ठीक है। यहाँ इस तरफ हम लोग यू ले लिए हैं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। अब समझिएगा क्या होता है कि क्षैतिज दिशा में गति की बात करेंगे, क्षैतिज दिशा में गति के लिए, ठीक है, गति के लिए क्षैतिज मतलब कुछ इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में हम लोग लेंगे, तो क्षैतिज डायरेक्शन में हमारा विस्थापन क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में हमारा विस्थापन पर सबसे पहले देखो कि देखो लिखना क्या चीज़ है कि वस्तु की ऊंचाई को मान लेंगे हम लोग, वाई मान लेंगे, और क्या चीज़ है यहाँ पे यू फेंके हैं वो भी मान लेंगे, इतना ही है हमारे पास। अब ध्यान देना क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में कि यू एक्स दिख रहा है वो यू है, यानी एक्स डायरेक्शन में जो वेग है यू है, समझ रहे हो। और यहाँ पे जो ए एक्स लेंगे हम लोग कि उस डायरेक्शन में त्वरण है क्या, तो उस डायरेक्शन में जी का जो मान लेते हैं वो तो जीरो है, तो यू एक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप समीकरण लगाना क्षैतिज दिशा में होकर आप लगा सकते हो फार्मूला, क्या फार्मूला लगाएंगे, चूँकि हमारे पास एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ, और यहाँ पे ए टी स्क्वायर होता है, समझ गए। एस अब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्षैतिज दिशा में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स लगा दो, यहाँ पे यू के साथ एक्स लगा दो, ए के साथ क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं। तो देखो एस एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में विस्थापन कितना है, एक्स है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए, एक्स लगा दिए। यू एक्स का मान कितना है, यू है, तो यू लगा दिया, टी का टी लगा दिए, यहाँ प्लस का प्लस 1/2 का 1/2 है, यहाँ पे देखो ए एक्स का मान कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो लगा दिए, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का एक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास यू टी हो गया, ये तो पूरा जीरो हो गया। यू को पक्षांतर कर दिए इस डायरेक्शन में, तो एक्स बाई क्या हो गया, यू हो गया, तो टी बराबर आपको क्या मिल गया, एक्स बाई यू मिल गया है। अब देखो क्षैतिज दिशा में निकाले हो, उसी प्रकार आप क्या निकाल लो, ऊर्ध्वाधर दिशा में निकाल लो, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होगा, देखो इसी में ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या चीज़ है, वाई बार, ठीक है, वाई है। विस्थापन की बात करें हम लोग तो विस्थापन जो दिख रहा है ना, एस वाई की बात करेंगे, वो क्या चीज़ हमारे पास वाई है। और यू वाई की बात करेंगे तो उस टाइम पे तो उधर जा ही नहीं रहा है, तो नीचे है आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यू वाई का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, यू वाई का मान हो जाएगा जीरो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहाँ लास्ट में तो जीरो हो जाता है, तो जीरो हो गया, ठीक। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा हमारे पास और क्या चीज़ है, हाँ ए वाई का मान कितना हमारे पास जी है, नीचे जा रहा है तो जी लगा देंगे। अब चूंकि हमारे पास फार्मूला एस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए वाई टी का स्क्वायर लगा देंगे। तो एस वाई का वैल्यू हमारे पास कितना है, वाई है, यहाँ पे हम लोग वाई लगा दिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू तो जीरो है हमारे पास, ठीक है। प्रारंभिक मान जो दिख रहा है वहाँ पास फेंक रहे हैं, तो प्रारंभिक मान हमारा क्या चीज़ है, जीरो है, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, जीरो इंटू टी लगा दिए, प्लस का प्लस 1/2 का 1/2, इस ए वाई का मान कितना हमारे पास जी है, और टी का मान यहाँ पे टी स्क्वायर दिख रहा है, तो y इज इक्वल टू देखो तो खत्म, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे g हो गया, यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया। अब समझिएगा इस t का मान समीकरण नंबर 1 से ले लो, तो समीकरण नंबर 1 से लिख लेंगे, समीकरण नंबर कहाँ से, 1 से इस t का मान रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, g हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज़ है, x बाई यू का स्क्वायर है, यानी कुल मिला के y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया हमारे पास, u हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसी को मैं क्या किया, इतना को मैं लिख दिया y बराबर 1/2 और b, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, समझ गए। या फिर क्या लिख देता हूँ, सिर्फ बी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1/2 बी एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर लिख दिया, जहाँ किसके जगह में बी को लिखे हैं, जहाँ बी में 1/2 भी आ गया, ठीक है। यही इतना सारा किस में आ गया, बी के जगह में आ गया, तो हम लोग क्या है, जहाँ पे बी बराबर क्या चीज़ है आपके पास, ऊपर में जी है, नीचे में क्या चीज़ है 2, इतना को हम लोग बी माने हैं करके। अब सीधा सीधा समझ में आ गया है कि बी को हटा दोगे तो वाई समानुपाती कितना हो जाएगा, एक्स ही स्क्वायर, क्योंकि बी नियतांक है, बी को हटा दिए तो समानुपाती लगा दिए, यानी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि वाई समानुपाती कितना, एक्स स्क्वायर, या सीधा वाई बराबर एक्स स्क्वायर। मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी समीकरण में यदि घात 2 आएगा, वर्ग समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो उसका पद कैसा होगा,
परवलयाकार होता है। लास्ट समझ सकते हैं, अतः सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक, कहाँ पे समझ में नहीं आया है उसको मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, अब अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, आपको पूरा समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। अभी किसके लिए है, जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेपक को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, अभी नीचे फेंक रहे हैं। ठीक है, समझ गए, डायग्राम में कोई त्रुटि तो नहीं है मेरे। अब देखो यहाँ पे देखो, इसको मान सकते हो कि हम लोग क्या मान के चले हैं कि ये मेरा धनात्मक दिशा है। ये ओ बी जो दिख रहा है ना, इसे नीचे में कहीं पे मान लेना कि माना कि ओ बी, ठीक है, ओ बी मेरा ओ क्या चीज़ है, माना ओ मूल बिंदु है। ठीक है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। अब यहाँ से क्या है कि पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख लेंगे कि ओ बी तथा ओ ए धनात्मक दिशा है। ठीक है, धनात्मक दिशा है, आप इसको धनात्मक डायरेक्शन माने हो। ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन माने हो, ओ बी और ओ ए को पॉजिटिव लिए हो। ठीक, तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे कि जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेपक को क्षैतिज दिशा में फेंका जाए तब के लिए। अब देखो इसका जो हेडिंग है चेंज हो जाएगा, मैं पहले मिटा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, अब समझिएगा। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक कि प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ का समीकरण, इसको हटा देता हूँ, ये भी था, अब इसमें थोड़ा सा नया समीकरण आएगा। प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण, इसके लिए हमको क्या करना है, प्रूव करना है, एक समीकरण बनाना है। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक, उसके बाद आगे करेंगे। तो प्रक्षेप पथ का हमको समीकरण निकालना है, उसके लिए डायग्राम ये है। डायग्राम में क्या बताया जा रहा है कि जो कोई वस्तु जो है ना, इसको पत्थर को हम मान लो फेंक रहे हैं ऐसे, तो ऐसा क्या है, ये ऐसा जाएगा। तो मतलब इनके साथ क्या है, जो प्रारंभिक वेग u था, थीटा एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। देखो मैं दिखा दिया हूँ। तो मैं कल समझा चुका था कि वियोजित कैसा होता है कोई भी एंगल। यदि मान लो ये जो प्रारंभिक वेग आपका इनिशियल वेलोसिटी इस क्षैतिज के साथ, ठीक है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा। कौन कौन से दो भाग बटेगा, जिधर बता जिधर कॉस, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा होगा, और जिधर थीटा नहीं है उधर साइन थीटा होगा। तो इधर क्या चीज़ आपका u दिख रहा है, u इधर थीटा बना है, इसलिए क्या बन गया, u कॉस थीटा बन गया। ऊपर डायरेक्शन में क्या हो गया, u साइन थीटा हो गया। यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा हो जाता है। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ये अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जा पाएगा। यानी कि जब मैं किसी वस्तु को फेंका तो सबसे जो अधिकतम ऊंचाई है मेरा यही है। अब इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं हो सकता, इसलिए मैं पे इसको h लिख दिया हूँ। ठीक है, मैक्सिमम हाइट है वो। अब इधर जो इसको O से लेके जो यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम अभी दिया नहीं हूँ, मैं दे देता हूँ। कुछ भी नाम दे सकता हूँ, कुछ नाम नहीं, O है तो P दे दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम नहीं दे तभी चलेगा। तो O से लेके P तक की जो दूरी आज दिखे उसको क्षैतिज परास कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी आएगा उसके बारे में, तभी डायग्राम इतना लिखना है। अब समझिएगा इसमें वही क्या करेंगे, मिटाने वाला चीज़ कहाँ गया, उसमें भी क्या निकालेंगे, एक बार क्षैतिज के लिए निकालेंगे और एक बार ऊर्ध्वाधर के लिए निकालेंगे। तो देखिए मैं इसमें कैसा निकाल रहा हूँ, क्षैतिज के लिए देखो, क्षैतिज दिशा में क्या हो जाएगा, क्षैतिज दिशा के लिए, क्षैतिज दिशा के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो क्षैतिज मतलब कुछ इस डायरेक्शन में, वहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यू एक्स इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है। तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, यू कॉस थीटा है आपके पास। ठीक है, और इसमें ए एक्स बताया, क्षैतिज में ए एक्स 0 होता है। ठीक है, और विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन जिसको बोलते हैं यहाँ पे एस वाई लिख सकते हो, विस्थापन कितना है, एक्स है। इस डायरेक्शन में क्या होता है, विस्थापन आपका एक्स होता है। ठीक, अब लगा दो, चूंकि फार्मूला के पास क्या होता है कि एस, अब यहाँ पे एस वाई क्यों ले रहे हैं, क्षैतिज में एस एक्स लेंगे। ठीक है, तो एस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स एक्स मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन, क्षैतिज दिशा में हम लोग गति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एस एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास एक्स है, यू एक्स का वैल्यू हमारे पास यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा इंटू टी का टी है, प्लस 1/2 का 1/2 है, इसके हम 0 है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या बचा, यू कॉस थीटा इंटू टी। इसको पंक्षांतर किया तो क्या बनेगा, x बाई यू कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। तो ये टी इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, x यू कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए, अब समझना। ठीक, यहाँ तक का। अब ये हो गया आपका क्षैतिज डायरेक्शन के लिए हो गया, क्षैतिज दिशा में हो गया। अब ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए बात करेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर,
ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में या दिशा के लिए क्या हो जाएगा, दिशा के लिए आपके पास यू वाई हो जाएगा। यू वाई देखो कौन सा डायरेक्शन, यू साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू साइन थीटा। समझ गया। अब उसके बाद फिर हमारे पास ए वाई हो जाएगा, तो ए वाई का मान कितना हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर डायरेक्शन में वस्तु फेंका रहा है। ऊपर डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस जी होता है, माइनस जी हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस वाई की बात करेंगे तो वाई हो जाएगा, यानी कि वाई दिशा में जो विस्थापन है हमारा कितना है, वाई है। अब यहाँ भी चूँकि दूसरी समीकरण लगा दो, क्या एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए वाई टी स्क्वायर लगाते हैं। एस वाई का वैल्यू कितना हमारे पास, वाई है, और यू वाई का वैल्यू हमारे पास कितना है, यू साइन थीटा है, इंटू टी के जगह में टी है। यहाँ पे देखो 1/2 प्लस का प्लस है, 1/2 का 1/2 है, इसके जगह माइनस जी हो गया, यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया। अब समझिएगा, तो y इज इक्वल टू, देखो t का वैल्यू पुट कर देते हैं। t का वैल्यू हमारे पास चाहो तो समीकरण नंबर लिख ले लो, तो समीकरण नंबर 1 से लिख लो यहाँ पे, और जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ पे x/u cos थीटा रखेंगे। तो यहाँ पे u का u है, साइन थीटा का साइन थीटा है, इस t के जगह में क्या रख दिया, u क्या है, x/u cos थीटा, तो u cos थीटा रख दिया यहाँ पे। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, g का g है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/u cos थीटा, पूरे के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, इस u से u कट गया, ये x को मैं सामने लिख दिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, टेन थीटा, माइनस का माइनस है, 1/2 है, g है, ऊपर में x स्क्वायर है, नीचे में क्या है, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। इसको जमा के अच्छे से लिख दो, और क्या जमाओगे, x टेन थीटा हो जाएगा, माइनस ऊपर में g x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रक्षेप पथ का समीकरण हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ दिया प्रक्षेप पथ का समीकरण, तो आप इसको प्रूव कर देना ये वाला डायग्राम से। और जब पूछ दिया कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है, तो जो पिछले कॉन्सेप्ट सिखाए थे पिछले वाला वो कर देना, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो इतना तो इम्पोर्टेंट है ही। अब क्वेश्चन क्या बोलता है यही पूछता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। मिटा दूँ, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब पूछेगा कि प्रक्षेप गति में उड्डयन काल क्या होता है, सूत्र की स्थापना कीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। उड्डयन काल, डायग्राम में मिटा रहा हूँ, वही मेरा काम आएगा, ठीक है। उड्डयन काल, तो देखो ध्यान देना, हेडिंग क्या चीज़ है मेरा, उड्डयन काल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी मोस्ट आईएमपी जो बोलते हैं ना, तीन चीज़ पढ़ाऊंगा, उड्डयन काल, क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई, ये तीनों को तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक साथ पूछ देता है, कभी कभी अलग पूछता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड्डयन काल, उड्डयन काल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को फेंके, जब किसी वस्तु को हम फेंक दिए, ठीक है, तो फिर ऐसा फेंक तो ऐसे रहे हैं, तो फेंके तो क्या हो जाएगा कि फेंकने के बाद जब तक हवा में था, कितने देर तक हवा में था, ठीक है, यानी कि वापस आने तक का, यदि वस्तु जो प्रारंभिक वेग से सीधा अंतिम तक जहाँ से उड़ा था, वहाँ से जिस तल से उड़े थे उस तल में वापस आने के लिए जितने समय लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उड्डयन काल। फिर समझिएगा कि किसी वस्तु को, ठीक है, अपने प्रारंभिक की स्थिति में फेंके, ठीक है, तो वो जितना देर तक वो हवा में रहा, जितना देर तक वो हवा में रहा, उस टाइम को हम लोग क्या बोल देते हैं, उड्डयन काल बोल देते हैं। समझ गए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ है कि प्रक्षेप गति के टाइम जितने समय तक क्या जा आकाश में रहा, ठीक है, आसमान में रहा, वो जो ऑब्जेक्ट था, जो वस्तु था, तो उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। तो उड्डयन काल में विस्थापन आपका क्या होता है, जीरो। कैसे विस्थापन जीरो, जिस तल में हम लोग, जैसे कि हम इसको फेंके, समझो, ठीक है, इसको फेंके, तो जैसे फेंके वापस अपने जगह पे आ गया, ऊपर आके नीचे गिर जाएगा ना, जिस तल से गया था उसी तल में वापस आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा उसका, तो जीरो हो जाएगा। देखो भी यहाँ पे उड्डयन काल को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे विस्थापन क्या होता है, उड्डयन काल में विस्थापन जो होता है आपका y इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। हम y डायरेक्शन में क्या, ऊर्ध्वाधर दिशा में हम लोग गति कर रहे हैं, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, एस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू आई टी प्लस हाफ क्या होगा यहाँ पे जी टी स्क्वायर लिख देते हैं, फिर यहाँ पे लिख सकते हो, चाहो तो ए वाई लिख देते हैं। तो एस वाई का वैल्यू क्या हमारे पास, तो जीरो है, एस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो। और यू आई का देखो, यू आई का यू साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, यू साइन थीटा
टी के जगह में हम लोग टी लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो ए वाई ऊपर डायरेक्शन में माइनस जी हो जाता है, तो प्लस का प्लस 1/2 का माइनस जी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस में है, इधर जीरो है, यहाँ पे क्या चीज़ है के पास यू साइन थीटा इंटू टी है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/2 हो गया, यहाँ पे जी टी स्क्वायर हो गया। तो ये जो दिख रहा है ना माइनस वाला, इसको यहाँ पक्षांतर कर दिए, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, इसको पक्षांतर कर दिया तो माइनस का प्लस हो गया। अब एक टी से एक टू टी कट गया, अब हमारे पास क्या बचा, एक टू टी बचा है, तो मैं 2 को पक्षांतर किया तो ऊपर जाएगा और जी नीचे जाएगा, तो यहाँ पे बचा था टी, तो टी बराबर क्या बनेगा यू साइन थीटा ऊपर में, और 2 भी ऊपर चला गया पक्षांतर हो गया, नीचे में क्या गया जी गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, इसी को क्या लिख देते हैं कि कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल टी दिख रहा है वही तो उड्डयन काल है, वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं कैपिटल टी सी लिख देते हैं। तो उड्डयन काल का फार्मूला आपके पास क्या आया, टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी, ये आपका उड्डयन काल है। मैं भी लिख लेता हूँ, फार्मूला भी काम आएगा कि 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आया जी आया। ठीक है, ये आपका उड्डयन काल का फार्मूला है। समझ गए कैसे निकाला, वो भी समझ में आ गया। ठीक, क्यों विस्थापन जीरो लिए, कि वस्तु जैसे जहाँ फेंका हूँ वापस उसी तल में वापस आ गया, तो क्या हो जाएगा विस्थापन जीरो हो जाएगा। अब उड्डयन काल के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका क्षैतिज परास। कौन सा परास, क्षैतिज परास, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। दूसरा क्या चीज़ है आपका क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, तो ध्यान देना ये क्या होता है कि जैसे मैं वस्तु को फेंका, फेंकने के बाद वो प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर गया, तो प्रारंभिक स्थिति से जो वहाँ पे गिरा है वहाँ से वहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं क्षैतिज परास कहते हैं। यानी यहाँ से वस्तु फेंकाया है और यहाँ पे आके गिरा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्षैतिज परास कहते हैं, उसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए, तो देखो दूरी की बात हो रही है, तो सीधी सीधी बात हमको फार्मूला पता है ना कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। अब मुझे निकालना है दूरी, तो दूरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दूरी बराबर, ध्यान देना, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय हो जाएगा, चाल गुणित समय। तो यहीं पे जो दूरी था उसको दूसरा नाम बदल दिया, दूरी को क्या बोल दिया गया क्षैतिज परास। क्या बोल दिया गया, क्षैतिज परास बोल दिया गया। और चाल को कौन सा चाल की, एक्स डायरेक्शन में कौन सा चाल था, ठीक है एक्स डायरेक्शन में क्या था, तो क्षैतिज चाल, इसी को बोल दिया गया क्षैतिज वेग। क्षैतिज क्या बोल दिया गया वेग। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन है तो क्षैतिज वेग। और गुणित समय को क्या बोल दिया गया, समझो उड्डयन काल बोल दिया गया, उड्डयन काल। समझ गया फार्मूला कहाँ से आया, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो यहाँ पे जो दूरी है उसी को बोलते हैं क्षैतिज परास, और एक्स डायरेक्शन में जो चाल है जो वेग है उसको क्षैतिज वेग, और समय जो था कितना टाइम लगा उसको उड़ते तक पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा वही क्या कहलाता है उड्डयन काल कहलाता है। तो इसी फार्मूला से इसको बना दिया गया। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे, चूँकि क्षैतिज परास, चूँकि क्षैतिज परास बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि क्षैतिज वेग। ठीक है, क्षैतिज वेग गुणित क्या होता है उड्डयन काल होता है। इस फार्मूला को याद रखिएगा कि क्षैतिज परास बराबर क्या होता है क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल, और क्षैतिज परास को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो क्षैतिज परास को लिख दिए कैपिटल आर। क्षैतिज वेग देखो क्षैतिज वेग में क्या है यू कॉस थीटा है, तो यहाँ पे लगा दिए हम लोग यू कॉस थीटा। और उड्डयन काल दिख रहा है उड्डयन काल, उड्डयन काल का फार्मूला हमारे पास क्या है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास जी है। तो कुल मिला के जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, u का u से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा यू स्क्वायर। पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 का 2 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 2 का 2 लिख दिया, साइन थीटा को पहले लिख दिया, फिर बचा है कॉस थीटा उसको लिख दिया, और नीचे में क्या लिख दिया जी लिख दिया। समझिएगा u और u का गुणा हो तो यू स्क्वायर हो गया, 2 को सामने लिखा, फिर साइन थीटा, फिर क्या लिख दिया कॉस थीटा। और एक फार्मूला है आप याद रखिएगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो जो इतना कुछ दिख रहा है ना इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ साइन 2 थीटा लिख देता हूँ। तो r बराबर आपको क्या मिल जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है, और साइन 2 थीटा बन जाएगा। इतना का फार्मूला क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। तो क्षैतिज परास का आपके पास फार्मूला क्या आ गया r बराबर यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बटे जी। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि उड्डयन काल का फार्मूला आपके पास 2u साइन थीटा बटे जी आया है, ये उड्डयन काल का है। क्षैतिज परास का फार्मूला आपके पास क्या आया
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है आपके पास आया, जी आया है, ठीक है। अब समझिएगा नेक्स्ट जो है अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या चीज़ है, अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई। उससे पहले थोड़ा सा इसमें और देख लो, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, है ना, कि देखो यहाँ पे क्या होगा, यदि हमको अधिकतम 36 परास चाहिए, ठीक है, अधिकतम 36 परास के लिए क्या होना चाहिए कि अधिकतम, ठीक है, अधिकतम 36 परास के लिए, अधिकतम 36 परास के लिए इधर का मान ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये तो बढ़ेगा घटेगा, इसका मान तो फिक्स है, जो बढ़ना है यू का मान और थीटा का मान में बढ़ना घटना है। तो भाई साइन का मान देखो, साइन थीटा पढ़े हो ना, तो साइन थीटा का जो सबसे छोटा मान होता है वो -1 होता है और सबसे बड़ा मान होता है वो +1 होता है। यानी साइन थीटा का मान -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा मान चाहिए आर का मान, तो साइन थीटा का मान को 1 होना चाहिए। तो के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, साइन 2 थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा और साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 होना चाहिए, तो 1 किसका मतलब साइन 90 का मान होता है, तो साइन से साइन कट गया, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 2 इज इक्वल यहाँ पे कितना होगा, थीटा इज इक्वल कितना होगा, 45। थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। यानी कि आपको जैसे कि प्रक्षेपक गति है, मतलब जैसे फेंकना है और सबसे अधिक दूर जाए ऐसा फेंकना है, तो आपको जो वस्तु को आपको यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री में फेंकना पड़ेगा। समझ गए ना, क्या करना पड़ेगा, 36 के साथ आपको 45 अंश के कोण पे किसी वस्तु को फेंकोगे तो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा, ये बात बताना चाह रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग फार्मूला को क्या कर देते हैं, जैसे कि इसी में पूछ देता है कि आर मैक्स कि 36 परास के अधिकतम 36 परास के लिए हमको थीटा का मान 45 लेना है, नहीं इसका मान क्या लेना है, 1 लेना है, बोला हूँ। साइन 2 थीटा का मान कितना लेना है, 1, इसके जगह 1 ले लूँगा, तो आर मैक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास, यू स्क्वायर बाई क्या बचेगा, जी। तो देखो ये पूछ दिया कि अधिकतम ऊंचाई के लिए, ठीक है, बस फार्मूला निकालना है, तब को यू स्क्वायर बाई क्या होता है, जी। थीटा वीटा की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अधिकतम के लिए, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग क्या चीज़, अधिकतम ऊंचाई पे। अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, क्या चीज़, मैक्सिमम हाइट, ये दिख रहा है अधिकतम हाइट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या फार्मूला बनेगी, आपको पता है कि सीधा यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई पे ऊपर बिंदु पे y का मतलब वेग क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वेग आपका, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो आपको पता है कि जैसे हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, स्लो मोशन में देखना, तो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आना रहेगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर नीचे आएगा, समझ रहे हो ना। यदि वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जाएगा, लेकिन वापस आने के पहले कुछ देर के लिए तो रुकेगा, भले थोड़ी देर के लिए रुके लेकिन रुकेगा। जैसे यहाँ से ऊपर गया, फिर देखो स्लो मोशन में देखना, स्लो मोशन में से गया, जाने के बाद यहाँ पे रुका, फिर नीचे आएगा। तो हम समझ गए कि अधिकतम ऊंचाई पे का वस्तु का वेग क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाएगी मेरा, 0 हो जाएगा। तो मैं समझो कि वी वाई का मान मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया अधिकतम ऊंचाई पे, ठीक है। तो चूंकि सबसे पहले तो हम त्वरण निकाल लेते हैं, जीत पता है हमको, तो फार्मूला क्या होता है कि पहला फार्मूला लगाते हैं कि वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस यहाँ पे क्या होता है, ए वाई इंटू टी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ है, 0 है, ठीक है। और यू वाई का देखो हमारे पास क्या चीज़ है, यू वाई का, तो एक मिनट ना ध्यान देना, मैं डायग्राम में चेक करा बता देता हूँ आपको। देखो तो यहाँ पे जो ए वाई दिख रहा है, तो बनाएंगे यू वाई क्या दिख रहा है, वाई डायरेक्शन में वेग कितना है, यू साइन थीटा है। तो वी वाई का मान तो हम लिख लो यार सबको, ठीक है, कि यू वाई का मान कितना है, यू साइन थीटा है आपके पास, और ए वाई का मान कितना है आपके पास, -g है, इतना पहले से लिख लिया करो, ठीक है। तो ये हो गया, वी वाई का मान 0 हो गया, यू वाई का मान कितना है आपके पास, यू साइन थीटा दिख रहा है, यू साइन थीटा है, यहाँ पे प्लस का प्लस है, इसका मान -g हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, t हो गया, यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, यू साइन थीटा हो गया, ये -g और t हो गया, ठीक। अब क्या किए हम, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, कुछ हाइट वगैरह कुछ नहीं, तो इधर क्या किए, इसको भेज देते हैं इस साइड, या फिर इसको भेज दो इस साइड, इसको भेज देंगे तो यहाँ पे प्लस GT हो गया, यहाँ पे हो गया यू साइन थीटा हो गया। तो ये t बराबर क्या मिला हमको, यू साइन थीटा बटे क्या मिल गया, g मिल गया, ठीक, इतना मिल गया। थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, चल नहीं रहा है। तो t बराबर हमको मिला यू साइन थीटा इंटू जी मिल गया। अब क्या लगा दो, फिर से गति का जो द्वितीय समीकरण से वहाँ से हमको हाइट निकालनी है, उसको लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है आपका, गति के द्वितीय समीकरण का फार्मूला होता है
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो उसको लगा दो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी, है ना, प्लस हाफ यहाँ पे क्या हो गया ए वाई टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा, तो एस वाई का वैल्यू हमारे पास पता है ना कितना है, देखो यही यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एच है, तो इसके जगह हमें लगा दिए हम लोग कैपिटल एच लगा दिए। और यू वाई का वैल्यू हमको पता है, यू वाई का वैल्यू हमारे पास कितना है, यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा है, ठीक है, ये हो गया आपके पास यू साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे टी का वैल्यू पता है तो रख दो, टी का वैल्यू यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा डायग्राम का काम खत्म हो चुका है, अब डायग्राम को मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई कहाँ बोलते हैं, कहाँ पर रेंज है, कहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो सब पता चल गया आपको, ठीक है। तो मिटा दिया इसको मैं। अब ध्यान देंगे ये प्लस का प्लस है आपके पास, यहाँ पे 1/2 का 1/2 है, इसके जगह माइनस जी हो जाएगा। और टी का मान हमको पता है कि u है यहाँ पे साइन थीटा बटे जी दिख रहा है, और पूरे घात कितना है 2 है, तो यहाँ पे हो गया आपका h। अब देखो मल्टीप्लाई होगा तो u का u से गुना होगा तो यू स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा का गुना होगा तो कितना जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे कितना है जी है। सबसे पहले तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जी बचेगा मात्र, और यहाँ पे यू स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और नीचे में 2 ही दिख रहा है, यहाँ पे हो जाएगा जी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक जी से एक जी कटे क्योंकि घात होता है इसलिए जी स्क्वायर निकला, ठीक। तो h बराबर हमको क्या मिल गया, ठीक है, h बराबर क्या मिला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी है, और यहाँ पे मिल गया हमको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g मिल गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको भी 2g बना देते हैं, तो यहाँ पे जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2g सेम हो गया, तो देखो नीचे में 2g हो गया, यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे में हो गया आपके पास 2g। अब 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में एक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस होगा, 2 बार u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में एक बार u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस होगी, तो केवल एक बार u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर u स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगी, ठीक है, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसे भी नोट करके देखो, यदि नोट बोलना है कि अधिकतम और अधिकतम h मैक्स निकालना चाहोगे, h मैक्स और निकालना है, तो पता है ना कि साइन थीटा का मान 1 हो जाना चाहिए अधिकतम के लिए। तो जब ये 1 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका फार्मूला यू स्क्वायर बटे 2g। तो इस प्रकार से तीनों चीज़ खत्म हो गया, जो मेन इंपॉर्टेंट था क्या क्या चीज़, उड्डयन काल, क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई। उससे पहले जो प्रक्षेप्य गति था वो प्रक्षेप्य समीकरण, ठीक है, और उसका सिद्ध करिए कि प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो इतना सारा चीज़ क्या चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके 30 मिनट का वीडियो बन चुका होगा, ठीक, 32-33 मिनट का हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, इसका न्यूमेरिकल करेंगे, जो तीनों दिख रहा था ना आपका, क्षैतिज परास, उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। उसके नेक्स्ट के बाद फिर क्या होगा, कुछ इसमें क्या होगा, थोड़ा परिभाषाएँ होगी, जैसे कि कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ठीक है, कुछ इस प्रकार से वृत्तीय गति, आवर्तकाल, आवृत्ति, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, परिभाषाएँ करेंगे, ठीक। 2 लेक्चर और आएगी इस चैप्टर का। फिर क्या होगा, सिंपल रूप से, एकदम पूर्ण रूप से तो नहीं, सिंपल रूप से आपका जो एग्जाम के दृष्टि से, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, आपके होम एग्जाम की दृष्टि से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और क्या नीट, IIT, JEE ये सब चीज़ करना है तो उसके तो और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये तो बेसिक है, इसको बेसिक्स को समझने के बाद फिर आपको आगे करना पड़ेगा, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।